नमस्कार मंडली। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एसईओ, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये होता क्या है? तो देखो, गूगल में जब एज ए यूजर आप सर्च करते हो कोई भी चीज, तो आपको गूगल बहुत सारे लिंक्स देता है, जिसमें से आप स्टार्टिंग के 2-3 ही लिंक क्लिक करते हो। आप जनरली 4 या 5th पे जाते हो, राइट? इसलिए जो वेबसाइट ओनर होते हैं, उनको चाहिए कि उनकी जो वेबसाइट है टॉप 3 में रैंक करे। ठीक है, अब टॉप 3 में कैसे रैंक किया जाता है? तो उसके लिए बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जो वेबसाइट को फॉलो करने पड़ते हैं। अब देखो, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, राइट? तो ये क्या करता है, जो भी वेबसाइट होती है उनका जो कंटेंट है वो चुरा लेता है, जिसको बोलते हैं क्रॉलिंग। ठीक है, अब जब भी आप कोई भी सर्च करते हो गूगल पे कुछ भी, फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट से रिलेटेड गूगल को 2 वेबसाइट ऐसी मिली जिससे कंटेंट आप देखोगे तो ज्यादातर मैच हो रहा है। अब गूगल टॉप में कौन सी वेबसाइट दिखाएगा? वेबसाइट 1 या वेबसाइट 2? अब गूगल क्या चेक करेगा? सपोज करो वेबसाइट 1 को 10 सेकंड लगेंगे वेबसाइट को लोड होने में, और वेबसाइट 2 को सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं लोड होने में। तो कौन सी वेबसाइट आप गेस करो कि गूगल टॉप पे दिखाएगा? ऑब्वियसली वेबसाइट 2, क्योंकि उसको बहुत कम टाइम लग रहा है लोड होने में, राइट? तो ये तो एक स्मॉल मैट्रिक्स मैंने बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जो एक वेबसाइट को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर ये सारे मैट्रिक्स प्रॉपरली वेबसाइट ने फॉलो किया तो वो टॉप में रैंक करती है वेबसाइट, अगर उसके कंटेंट प्रॉपर मैच होते हैं प्लस उसके मैट्रिक्स जो है सब कुछ प्रॉपर रहते हैं। तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑलराइट, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्या मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं। तो देखो, मैंने हम लास्ट वीडियो में बताया था 2-3 चीजें। फॉर एग्जाम्पल, एक था टाइटल। तो टाइटल जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। पहली चीज मैच की जाती है जो है टाइटल। टाइटल आपको प्रॉपर देना है, जो भी आपकी वेबसाइट है उससे रिलेटेड कुछ भी अच्छा सा टाइटल होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट मैंने बताया था आपको मेटा टैग्स, राइट? तो मेटा टैग्स आपको प्रॉपरली डिफाइन करने हैं। मेटा टैग बेसिकली आपके वेबसाइट के बारे में बताता है। तो वैसे अभी इसमें 2 मेटा टैग मैंने बताया था, एक कैरसेट UTF-8 और एक बताया था मैंने व्यू पोर्ट, जो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, और भी ऐसे मेटा टैग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे जैसे टाइप करूंगा मेटा, तो यहाँ पे देखो कॉम्पैक्ट, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे ऐसे मेटा टैग्स हैं जो यूज किए जाते हैं। एक और हम लोग देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बेसिकली यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन डालते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज डेमो वेबसाइट मैं लिख देता हूँ, राइट? लेकिन जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जनरली 160 कैरेक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स फॉलो किया था, 160 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले एक और मेटा टैग यूज होता था, कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स बहुत यूज होता था पहले, लेकिन अब यूज नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग इसको मिस यूज करते थे। मतलब उनकी वेबसाइट किसी और के बारे में थी और कीवर्ड्स कुछ और थे। ठीक है, तो सपोज मेरी वेबसाइट अगर रहेगी जा प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो मैं उसमें सारे कीवर्ड ऐसे ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं W3 स्कूल की वेबसाइट, यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट में जाऊं मैं, ठीक है, इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे अगर हेड टैग में जाऊं, यहाँ पे देखो बहुत सारे मेटा टैग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कीवर्ड वाला मेटा टैग है। अब लेकिन कीवर्ड जो मेटा टैग है बहुत सारे ब्राउजर अब यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका बहुत लोग ने मिस यूज किया था। इसलिए अब जो वेबसाइट का कीवर्ड यूज नहीं करता, उसकी जगह पे वेबसाइट के कंटेंट को क्रॉल किया था, उसके कंटेंट के हिसाब से डिफाइन किया जाता कि ये जो वेबसाइट है किस बारे में है। वहाँ वेबसाइट का जो कंटेंट है वहां से कीवर्ड ऑटोमेटिक जो सर्च इंजन होते हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है, इसलिए कीवर्ड्स का इतना यूज नहीं किया जाता है। ऑलराइट, नाउ इसके अलावा मेटा टैग के अलावा कुछ चीजें होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है सिमेंटिक्स। ठीक है, एक होता है HTML सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स यानी कि जो स्ट्रक्चर होगा, आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होगा, वो जनरली किस फॉर्म में होना चाहिए? ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि सिमेंटिक टैग्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे पहले क्या होता था, दो दो टैग होते थे। पहले 2 ही टैग था, एक था div टैग और एक span टैग। ये जनरली यूज किया जाता है एज अ रैपर, जैसे आपको मल्टीपल टैग्स को एक साथ यूज करना है, पैराग्राफ H1 H2, तो उसके लिए div टैग या span यूज किया था। लेकिन बाद में सिमेंटिक्स टैग को यूज किया गया। ठीक है, मतलब ऐड किया गया। तो कौन कौन से सिमेंटिक टैग है? जैसे ये बेसिक्स वाले बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी है, जैसे हेडर है, नैव है, सेक्शंस है, असाइड है, आर्टिकल, फुटर। तो ये सारे सिमेंटिक टैग, अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें देखो हेडर होता ही है, नैव बार, नेविगेशन बार होता ही है, सेक्शन जो मेन सेक्शन होता ही है, राइट, फुटर होता ही है, ओके, एक साइड ड्रॉअर होता ही है। तो जनरली ये चीज होती ही है। तो यही ये जो मेन मतलब स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जो वेबसाइट में होना चाहिए, इससे आपकी रैंकिंग काफी अच्छी होगी। और ये सारे जो सिमेंटिक टैग है, हेडर, नैव, ये ही आपको यूज करने हैं। तो इससे आपका जो वेबसाइट की रैंकिंग होगी वो काफी अच्छी होगी। मतलब वो इससे सर्च इंजन और जो आपका क्रॉलर्स होते हैं या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये आपकी वेबसाइट में हेडर कहाँ है, नेविगेशन बार कहाँ है, सेक्शंस कहाँ है, फुटर कहाँ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको सिमेंटिक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं वैसे तो।
ऑलराइट, सेकंड चीज हम लोगों ने ये चीज सीख ली। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको अभी तक H1 टैग बताया नहीं है, तो एक जैसे आपको वेबसाइट में हमेशा देखोगे तो एक हेडिंग होता ही है, राइट, मेन हेडिंग होता है। हमेशा आप देखोगे तो हेडिंग जो होनी चाहिए H1 टैग में होनी चाहिए, और एक वेब पेज होगा, एक HTML पेज होगा, उसमें एक ही H1 टैग हो सकता है। बाकी H2 टैग कितना भी हो सकता है, H3 टैग कितना भी हो सकता है, लेकिन एक ही H1 टैग होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो SEO अगर आपके वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ानी है तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये सारी चीजें आपने सीख ली, उसके बाद और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे होते हैं वेब वाइटल्स। ठीक है, अब वेब वाइटल्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये इन सब चीजों के अलावा एक होता है वेब वाइटल्स। तो वेब वाइटल्स बेसिकली क्या होते हैं, कुछ और मैट्रिक्स होते हैं जो आपके वेबसाइट की एसईओ को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो वेब वाइटल्स में आपको कौन कौन से मैट्रिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये तीन चीजें होती हैं। एक होता है एलसीपी, एक होता है आईएनपी, एक होता है सीएलएस। इसके पहले और भी थे जो चेंज हो गए हैं। ठीक है, मतलब हर साल क्या होता है, हर साल क्या मतलब कुछ कुछ टाइम पे जो गूगल होता है, ये अपना जो वेब मैट्रिक्स होता है, कोर वेब वाइटल्स होते हैं, वो उसका मैट्रिक्स जो होता है चेंज करते रहता है। अब ये तीन चीजें हैं जो अगर आपकी वेबसाइट में है तो आपकी वेबसाइट सपोज आपकी वेबसाइट काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो एलसीपी क्या होता है, आईएनपी क्या होता है और सीएलएस क्या होता है। एलसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। आईएनपी का फुल फॉर्म होता है इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट, और सीएलएस का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब ये तीनों चीज क्या होती हैं, तो देखो पहले देख लेते हैं लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट क्या होता है। तो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट यानी कि आपके वेबसाइट में जो लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट चीज होगी, शायद इमेज होगा, वीडियो होगा, ऑलराइट, या फिर टेक्स्ट होगा। तो सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू, जो एलिमेंट होगा, उसको लोड होने में कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं एलसीपी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे तो अगर ये मेरी वेबसाइट है, ऑलराइट, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ को लगा यहाँ पे लोड होने में, मान लो कि ये इमेज है, तो ये मेरा लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट होगा, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये इमेज है, तो ये मेरा एलसीपी है। ठीक है, तो इसको कितना टाइम लगा, तो समझ लो 20 सेकंड लगा, 25 सेकंड लगा। लेकिन जो इसका मतलब यहाँ पे देखो मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे आपको दिया है कि आपका जो एलसीपी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कभी गुड रहेगा, कभी कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे बहुत ज्यादा पुअर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आपका जो एलसीपी मतलब लार्जेस्ट कंटेंट जो है उसको अगर 2.5 सेकंड या उससे कम लगता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका जो लार्जेस्ट कंटेंट है उसको 2.5 सेकंड से लेके 4 सेकंड लग रहा है, तो उसको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया एलसीपी। उसके बाद आता है आपका आईएनपी। आईएनपी क्या होता है, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक अकॉर्डियन है, मतलब एक एलिमेंट है जिसपे क्लिक करने पे ये कुछ ओपन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्लिक किया इसने, ओपन नहीं हुआ, लेकिन बाद में ओपन हो रहा है। ठीक है, उसने क्लिक किया, नहीं ओपन हुआ, लेकिन बाद में ओपन हो रहा है। ठीक है, उसको टाइम लग रहा है ओपन होने में। ठीक है, मतलब प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये फटाक से ओपन है, जैसे क्लिक किया ओपन हो गया। ठीक है, वापस से देखो, वापस से क्लिक किया ओपन हो गया, वापस से क्लिक किया क्लोज हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार क्लिक किया ओपन होकर क्लोज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट, यानी कि अगर आप कुछ बटन क्लिक कर रहे हो तो उस पर कितना जल्दी उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट। ऑलराइट, अब इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो आईएनपी है, ठीक है, 200 मिली सेकेंड या उससे कम है तो काफी अच्छा है। लेकिन अगर 200 मिली सेकेंड से लेके 500 मिली सेकेंड के अंदर है तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या 500 मिली सेकेंड से ज्यादा है तो मतलब बहुत ही गंदा है, आपको और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका CLS। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, ये मेरा सपोज वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कुछ ऑर्डर करने जा रहे हैं, जिसमें 56 आइटम सिलेक्ट किया उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर करने से पहले ये पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे ऑर्डर, अगर ये वाला बटन दबाओगे तो ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे नो गो बैक करोगे तो आपका मतलब बैक हो जाएगा। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको ध्यान से देखना, इसको मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया, अभी इसके नो पे क्लिक करेगा। लेकिन जैसे उसने नो पे क्लिक करने गया उसके पहले यहाँ पे देखो एक टूल यहाँ पे दिख रहा है, एक कार्ड लोड हो गया। ठीक है, जैसे वो नो गो बैक पे क्लिक करने गया वैसे ही यहाँ पे एक कार्ड लोड हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, ये कार्ड जैसे ही लोड हुआ ये जो बटन है नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, सबमिट ऑर्डर और नो गो बैक नीचे शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से वो जब नो गो बैक पे क्लिक करने की जगह पे कहाँ पे क्लिक हो गया, सबमिट ऑर्डर पे क्लिक हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं लेआउट शिफ्ट।
जो आपका लेआउट है, दूसरे जो कंटेंट है वो लोड नहीं हुआ था, बाद में लोड हुआ, उसकी वजह से वो शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने की वजह से इस पे नो पे क्लिक करने की जगह पे यहाँ पे यस पे क्लिक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखना, पूरा वीडियो देखना, वो बार बार नो पे क्लिक करेगा नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑर्डर अभी प्लेस्ड होना स्टार्ट हो और ऑर्डर कंप्लीट भी हो गया। तो ऐसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपकी वेबसाइट में, ठीक है। तो ये एक और मैट्रिक्स है, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, मतलब आपका लेआउट कितना फ्रीक्वेंटली शिफ्ट हो रहा है, उस ये भी मेजर किया जाता है। इसमें भी देखोगे तो क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपका जो CLS है, ठीक है, ये 0.1, CLS जो है 0.1 सेकंड, अब ये सेकंड दिया है कि मिली सेकंड यहाँ पे नहीं दिया है, प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली सेकंड रहेगा। अगर ये यहाँ पे 0.1 सेकंड से लेस देन या 0.1 सेकंड है तो अच्छा है, लेकिन अगर ये 0.1 सेकंड से ज़्यादा है तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर 0.25 से ज़्यादा है तो आप बहुत ही गंदा है, तो ज़्यादा ही इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये कुछ मैट्रिक्स है जो आपको देखने पड़ेंगे जब आप वेबसाइट बनाते हो, ठीक है। ऑलराइट, एक काम करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि ये वेब वाइटल्स कैसे चेक किए जाते हैं अगर कोई वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली वेबसाइट ले लेता हूं, ठीक है, W3 स्कूल का ही वेबसाइट लेता हूं, इसका वेब वाइटल चेक करते हैं। तो कैसे चेक कर सकते हो आप, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, कोई भी वेबसाइट पे जाओ, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में जाओ, है ना। अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हो तो गूगल क्रोम में ये बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पे लाइट हाउस करके आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपको ऐसा लाइट हाउस करके मिलेगा, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। ऑलराइट, तो ये लाइट हाउस करके आपको दिखेगा, यहाँ पे ऐसे इंस्पेक्ट में जाओगे। ऑलराइट, यहाँ पे देखोगे तो आप डिवाइस भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से डिवाइस के लिए आपको चेक करना है मैट्रिक्स, मोबाइल के लिए या डेस्कटॉप के लिए। मान लो कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए चेक कर रहा हूँ और यहाँ पे एनालाइज पेज लोड पे क्लिक करना है। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा वेबसाइट को एनालाइज कर रहा है, उसके वेब वाइटल्स, जो कोर वेब वाइटल्स हैं जो मैंने आपको बताया, वो पूरा चेक करेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, ये 3 मैंने मेन बताए, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, वो चेक होते हैं। अब देखो इसका परफॉर्मेंस कितना आया, काफी अच्छा है, 99% आया। एक्सेसिबिलिटी काफी अच्छा है, हाँ, एक्सेसिबिलिटी भी चेक होता है। एक्सेसिबिलिटी पता है क्या होता है? एक्सेसिबिलिटी यानी कि जो हैंडीकैप लोग होते हैं या फिर जो लोग देख नहीं सकते हैं, वो वेबसाइट को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या आपने अपनी वेबसाइट में वो चीज़ें हैंडल की है, तो उसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी, कितना इजीली आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो एसईओ कितना है, 83। अब इसमें जो वेब वाइटल्स की मैं बात कर रहा था, देखो यहाँ पे लार्जेस्ट कंटेंट, LCP बोल रहा था ना, लार्जेस्ट कंटेंट पेंट, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब इसमें देखो ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे INP नहीं है, क्योंकि ये अभी अभी मतलब अपडेट हुआ है चीज़ें, तो यहाँ पे अभी तो लाइट हाउस में नहीं है। लेकिन इसमें इसके पहले ये था फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, ठीक है, मतलब आपका जो फर्स्ट कंटेंट जो वेबसाइट का कितने सेकंड में लोड हो रहा है, तो जीरो मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कंटेंट जो है पहला आपके वेबसाइट में क्या लोड हो रहा है, उसको 0.4 सेकंड लग रहा है, ठीक है। पहले इसको भी देखा जाता है, लेकिन अब जो गूगल है वो नहीं ये वाला कंटेंट, मतलब ये वाला मैट्रिक्स इतना नहीं कंसिडर करता है। ऑलराइट, इसके अलावा देखो आपको पूरा सजेशन देगा, ये डायग्नोसिस का पूरा एक सजेशन देगा कि आपके अंदर क्या, आपके वेबसाइट में क्या क्या इशू है, क्या क्या इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये यहाँ पे आप सजेशन दे के उसके हिसाब से उसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपके वेबसाइट जो होना चाहिए, और एक चीज रिस्पॉन्सिव कितना है, ठीक है, मोबाइल में कितना अच्छा चल रहा है, ठीक है, बाकी डिवाइस में कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो रिस्पॉन्सिवनेस ये दिख रहा है आपको, यहाँ से चेक कर सकते हो। ये यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो इस पे, ये जो है ना आइकन, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ऐसे देखो आपका जो वेबसाइट है उसको छोटा करके बड़ा करके चेक कर सकते हो कि आप छोटे डिवाइस में कैसा दिखेगा, बड़े डिवाइस में कैसा दिखेगा। या फिर एक और ऑप्शन देता हूँ आपको मैं, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्लिक करके डिवाइस भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको देखना है मोबाइल में कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे आईफोन 14 प्रो मैक्स, तो यहाँ पे आप देखो आईफोन 14 प्रो मैक्स में ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें और भी ऑप्शन है, थ्रॉटलिंग, ठीक है, और भी ऐसे देखो, लैंडस्केप में भी देख सकते हो, पोर्ट्रेट में भी देख सकते हो। ऑलराइट, तो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया एसईओ क्या है, ठीक है, इसका यूज़ कैसे करना है, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। आपकी वेबसाइट जब कभी वेबसाइट डेवलप करोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑलराइट, एंड इसके अलावा आपने एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना रहेगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे ब्लॉग्स लिखते हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब कंटेंट अपने वेबसाइट पे, अपने न्यूज़ आर्टिकल वाले वेबसाइट देखे रहेंगे, ब्लॉग्स वाले वेबसाइट देखे रहेंगे। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे एड्स चलते रहते हैं। क्यों एड्स चलते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक आता है, तो उससे उनको रेवेन्यू मिलता है, उनको पैसा मिलता है, ठीक है। तो ऐसे आप भी अपने अपना ब्लॉग बना सकते हो, अपना खुद का न्यूज़ वेबसाइट बना सकते हो। ऑलराइट, और वहाँ पे अगर ज़्यादा ट्रैफिक होगा, अगर ज़्यादा लोग आपके वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो ऐसा जो कंपनीज होती है ना, आपको कांटेक्ट करती हैं और आपको क्या करेंगे, बोलेंगे कि ये मेरा जो मेरा नया कोई प्रोडक्ट है, मेरा मोबाइल लॉन्च हो रहा है, तो ये उसका लिंक यहाँ पे अपने वेबसाइट पे डाल दो, क्योंकि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक है, लोग हैं, ठीक है। तो उसको आप अगर लोग रहेंगे तो वहाँ पे
एडवर्टाइज अच्छे से होगा, वहाँ पे लोग क्लिक करेंगे, वो प्रोडक्ट को अच्छा लगे तो बाय करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनका एफिलिएट, इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। मतलब एफिलिएट लिंक होता है जिस पे क्लिक करके लोग बाय करते हैं, जिससे जिसका वेबसाइट है उसको भी पैसा मिलता है, प्लस मतलब जो जिसका प्रोडक्ट है ऑब्वियसली उसको तो प्रॉफिट होगा ही। ऑलराइट, तो ये चीज़ें कैसे होंगी, जब आपकी वेबसाइट का एसईओ जो होगा अच्छा होगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होगी, तभी ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ अब आपको, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, एसईओ को समझ लिया, आपको तो क्या करना है, थोड़ा-मोड़ा और रिसर्च करना है या नहीं, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो आपको अब इस पे एक आर्टिकल आप लिख सकते हो, ठीक है? आर्टिकल लिख के आप डिस्कॉर्ड जो अपना सर्वर है वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, और मुझे आप जो आर्टिकल लिखोगे वहाँ पे भी आप हैशटैग लिख सकते हो, हैशटैग कोड एंड फन डाल सकते हो, ठीक है? एंड उसके बाद आर्टिकल नहीं लिखना तो आप एक पोस्ट लिख देना, पोस्ट में आप कोड एंड फन को टैग कर देना। हम ये सारी चीज़ें अभी देख रहे हैं कि कौन लोग कितना ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग लास्ट में एक कुछ अच्छा करने वाले हैं आप लोगों के लिए। ऑलराइट, तो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कमेंट करना है कुछ, अगर कोई डाउट है, कुछ इश्यूज़ हैं, तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, फ्री में कमेंट कर देना, एंड देन दैट्स इट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।